हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है हमारा रेजिन्स। जब हम रेजिन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि रेजिन जो है हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट को हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। दोज प्रोडक्ट विच हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स विद इन द प्लांट बाय यूजिंग द वेरियस टाइप ऑफ द बायोसिंथेटिक पाथवेज। सम स्पेसिफिक बायोसिंथेटिक पाथवे के द्वारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट की फॉर्मेशन होती है। प्रिकर्सर जो यूज़ होता है उसके अंदर हमारा होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट। तो रेजिन उसी कैटेगरी के अंदर आ रहा है। उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो तो हमारे एल्कोलॉइड थे। एल्कोलॉइड है, टैनिन है, वोलेटाइल ऑयल है, रेजिन कैटेगरी उसी के अंदर आ रहा है। तो ये सबके सब क्या है? ऑल दीज आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के होने की वजह से ही ये मेडिसिनल एक्टिविटी को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब हम रेजिन के बारे में बात करते हैं तो कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और सम केमिकल टेस्ट हैं जिनके बारे में हम आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि रेजिन होते क्या हैं। रेजिन जनरली अगर देखा जाए दीज आर द अमॉर्फस प्रोडक्ट। अमॉर्फस फॉर्म में ये प्रेजेंट रहते हैं, प्लांट के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं और इनको हम पैथोलॉजिकल रेजिन के नाम से भी जाना जाता है। इनको इस नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जब इन प्लांट के ऊपर हम कोई चोट करते हैं या फिर कोई इनके ऊपर कोई स्ट्राइक की जाती है उसके बाद ही इनकी फॉर्मेशन होती है, इसलिए इनको पैथोजेनिक रेजिन के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ये रेजिन होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल इसके ड्रग के आएंगे। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बहुत सारे एग्जांपल आते हैं। कुछ एग्जांपल के बारे में बताता हूँ क्योंकि इंटरेस्टिंग है। एजाफोइटिडा जिसको हम हिंदी में हींग बोलते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आती है, रेजिन कैटेगरी के अंदर। ओलिगोम रेजिन के अंदर आती है। एक होती है हमारी बेंजोइन जिसको हम हिंदी में लोबान के नाम से जानते हैं, वो इसके ड्रग के अंदर आती है। हमारी टर्मरिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, पता नहीं कितनी बार हमने उसको पढ़ा है। टर्मरिक भी हमारी रेजिन कंटेनिंग ड्रग है और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हमारा जिंजर, अदरक, ये भी हमारी किसके अंदर आती है? ये भी रेजिन कंटेनिंग कैटेगरी के अंदर ये ड्रग्स हैं जो कि इस कैटेगरी के अंदर आती हैं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए अब बात करते हैं टॉपिक के बारे में। जब हम रेजिन के बारे में बात करते हैं तो रेजिन होते क्या है? दीज आर द अमॉर्फस प्रोडक्ट। पहले तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट तो आएगा, उसके बाद दीज आर द अमॉर्फस प्रोडक्ट। मेनली जो रेजिन अगर केमिकली अगर इसको बात करते हैं तो दे रेजिन्स आर मेनली कंटेन द कॉम्प्लेक्स केमिकल नेचर। यहाँ पे एक वर्ड आ गया है कॉम्प्लेक्स केमिकल नेचर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं रेजिन कंटेनिंग ड्रग के अंदर जो रेजिन एक्टिव कॉन्स्टेंट होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। तो इनको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्यों बोला जा रहा है? उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण हमारा नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा है जो कि ये है। रेजिन मेनली कंटेन द मिक्सचर ऑफ एसेंशियल ऑयल, टर्पेनॉइड्स, एस्टर, एसिड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। इनकी जो फॉर्मेशन है, इनका जो अटैचमेंट है रेजिन एक्टिव कॉन्स्टेंट के साथ पाया जाता है। फॉर दैट रीज़न जो केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है रेजिन कंटेनिंग ड्रग के जो केमिकल कॉन्स्टेंट का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फॉर दैट रीज़न रेजिन को किस नाम से जाना जाए? यहाँ पे केमिकली किस प्रकार से उसको डिफाइन किया? दीज आर द कॉम्प्लेक्स केमिकल नेचर। कॉम्प्लेक्स केमिकल नेचर होने का कारण क्या है? बिकॉज दे कंटेन द मिक्सचर ऑफ द अदर फंक्शनल ग्रुप या फिर अदर एक्टिव कांस्टेंट या फिर अदर कैटेगरी वो अपने साथ ही समाहित रखते हैं, इसलिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट रहेगा, उसके अंदर वोलेटाइल ऑयल भी प्रेजेंट रहेंगे, टर्पेनॉइड भी उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी उसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। तो इनकी होने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स केमिकल नेचर की तरफ वो बढ़ता है। नेक्स्ट जो आ रहा है हमारा, मोस्ट ऑफ द रेजिन आर फाउंड इन ए डिफरेंट काइंड ऑफ द फॉर्म। दे कैन बी फाउंड इन ए ट्रांसपेरेंट, दे कैन बी फाउंड इन ए ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस की फॉर्म में भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। रेजिन जो होते हैं मेनली कंटेन करते हैं लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो कार्बन एटम होने का पता कैसे लगता है? उसका एक सीधा सा सिंपल सा एक अगर एक्सपेरिमेंट देखें या फिर टेस्ट देखें, जब भी हम रेजिन कंटेनिंग ड्रग को गर्म करते हैं तो दे प्रोड्यूस द स्मोकी फ्लेम्स। वो क्या प्रोड्यूस करेंगी? एक धुएंदार जो फ्लेम्स है उसके द्वारा प्रोड्यूस होती है। तो काला धुआं जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका होने का मेन कारण क्या है? उसका होने का मेन कारण ये हमारा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्सेस कार्बन एटम उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। बात करते हैं अकरेंस इन प्लांट। जब रेजिन जो होते हैं प्लांट के अंदर कहाँ पर पाए जाते हैं तो इनमें जब बात करेंगे दे आर मेनली प्रेजेंट इन द साइजोजीनस और साइजोलाइसोजीनस कैविटीज़ के अंदर प्रेजेंट रहेंगे या फिर डक्ट्स के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। इनकी फॉर्मेशन कहाँ से हो रही है? दे आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। दे आर द
एंड प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। जैसे कि है कि जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, जो कंप्लीट होने के बाद जो एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो हमारा रेजिन है। ये किससे रिलेटेड है? दैट इज रिलेटेड विद द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो ये जो कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, यही इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी है। रेजिन आर द अमोर्फस प्रोडक्ट मेनली कंटेन द कॉम्प्लेक्स केमिकल नेचर ड्यू टू presence of mixture of essential oil, terpenoid, ester, acids, alcohol, etc. They are mainly found in the form of the transparent or the translucent solid or liquid substances. When the resin heated, they produce the smoky flame. Why they produce the smoky flame? Due to the presence of the more number or excess number of the carbon atom. The resins are occurs or present in the plants. They are mainly present into the cystogenous gland or the cystolysogenous gland, या फिर कैविटी के अंदर पाए जाएंगे या फिर डक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं, and they are the end product of the metabolism. So this is the simple definition of the resin which contain all the characteristic feature which are required to explain the डेफिनेशन ऑफ द रेजिन। अब बात करते हैं हम अपने नंबर 2 पॉइंट के बारे में, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रेजिन। यहाँ पे जब हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो मोस्टली यहाँ पे आप देखेंगे 9 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। बुक के अंदर जब देखते हो तो पैराग्राफ की फॉर्म में मेंशन है, मगर यहाँ पे मैंने इसको और थोड़ा इजी करने के लिए, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, तो यहाँ पे मैंने उसको पॉइंट में थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 जो आ रहा है, मोस्ट ऑफ द रेजिन्स आर द हैवियर देन वाटर। उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर नहीं पाई जाती, मगर दे आर द हैवियर देन वाटर। एक प्रॉपर्टी तो हो गई। सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करी थी, दूसरा पॉइंट सॉल्युबिलिटी का ही आ रहा है। जब हम सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे, इनकी सॉल्युबिलिटी अल्कोहल के अंदर पाई जाएगी, वोलेटाइल ऑयल के अंदर पाई जाएगी, फिक्स्ड ऑयल के अंदर पाई जाती है, बेंजीन के अंदर पाई जाती है और ईथर के अंदर पाई जाती है। पेट्रोलियम ईथर के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पेट्रोलियम ईथर मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा पाई जाएगी। अगर वहीं पे हम बात करते हैं अल्कोहल के अंदर, तो इनकी सॉल्युबिलिटी दे आर लेस सॉल्युबल, बट द सॉल्युबिलिटी हैज़ बीन फाउंड व्हेन वी कंपेयर विद द पोलर सॉल्वेंट एंड द नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर हमारा आ गया ईथर, तो ईथर जो होता है उसके अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इनसॉल्युबल के बारे में बात करेंगे तो वाटर के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी नहीं पाई जाती, दे आर नॉट सॉल्युबल इनटू द वाटर। सॉल्युबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? सॉल्युबिलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हमें ये पता लगे कि जो हमारे जो कैटेगरी है, ये जो कंपाउंड है, किस सॉल्वेंट के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी है, तो उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट आउट किया जा सकता है बाय यूजिंग द स्पेसिफिक या फिर जनरल टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन मेथड को यूज़ करके। एक्सट्रैक्शन मेथड को यूज़ करेंगे, सॉल्वेंट को यूज़ किया जाएगा और हम उस कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद उसका आइसोलेशन प्रोसेस किया जा सकता है। नंबर 2 पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं नंबर 3। ये थोड़ा स्पेसिफिकेशन की तरफ जा रहा है, स्पेसिफिक पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। स्पेसिफिक ग्रेविटी, जब हम रेजिन कंटेनिंग कंपाउंड की स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो पाई जाती है, रेंज दी हुई है यहाँ पे 0.90 to 1.25। ये आपको याद करनी पड़ेगी, आप इसको जरूर याद करिएगा। नंबर 3 पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं हम नंबर 4 पॉइंट के बारे में। इलेक्ट्रिकली अगर देखा जाते हैं तो जो हमारे जो रेजिनस कंपाउंड होते हैं वो नॉन कंडक्टिव मासेस कंटेन होते हैं, तो इनमें नॉन कंडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो इनके अंदर पाया जाता है। ये भी स्पेसिफिक क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है, हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है, बट आने वाले टाइम में इस पर हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, MCQ की फॉर्म में क्वेश्चन आ चुका है। पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर क्वेश्चन क्या पूछा था उसके बारे में बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द रेजिन, यहाँ पे मैंने वर्ड मोस्ट ऑफ द रेजिन बोला है, नॉट ऑल। मोस्ट ऑफ द रेजिन आर ऑब्टेन बाय द एक्सुडेशन मेथड। एक्सुडेशन मेथड का मतलब क्या होता है? जो प्लांट होता है उसका जो पार्ट है, सपोज कि ये स्टेम पार्ट है, उस पर कट मारा जाता है। कट जैसी मारते हैं तो जो उसका जो इंटरनल सिक्रीशन है वो बाहर की तरफ ऊज आउट होता है, और जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आता है वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है। उसको बाद में प्यूरीफाई करेंगे, प्यूरीफाई करने के बाद उसको यूज़ किया जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया है, बाय मेकिंग ए कट, by making injury to the plant part, the formation of that secondary metabolite takes place। जब वो बाहर निकलेगा, ooze out होगा, बाहर निकलेगा तो it comes in the contact with the air, उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और वो हार्डर या फिर सख्त हो जाता है। तो ये इस मेथड को बोला जाता है एक्सुडेशन मेथड। तो इस पर क्वेश्चन क्या बोला था? क्वेश्चन ये है द नेम ऑफ द केमिकल कैटेगरी या फिर द नेम ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट which is obtained mostly by the exudation method, and the answer will be the resin। 4 ऑप्शन क्या हो सकते हैं? वो वोलेटाइल ऑयल कर लिख देगा, अल्कोलॉइड लिख देगा, फ्लेवोनॉइड लिख देगा और एक लिख देगा रेजिन। सबसे वाला जो लास्ट वाला जो रेजिन है वही हमारा सही आंसर है, बिकॉज रेजिन आर ऑब्टेन बाय द एक्सुडेशन मेथड। अब बात करते हैं
नंबर 6 की वैन एक्सपोज टू एयर दे बिकम द हार्ड। जैसे अभी हमने एक्सुडेशन मेथड के अंदर ही पढ़ा है, अगर उसको इंजरी की जाती है इंटरनल सिक्रेशन बाहर की तरफ आएगा, जैसे वो जो कंपाउंड होगा लिक्विड फॉर्म में या फिर सेमी लिक्विड फॉर्म में होगा, थोड़ा सा स्टिकी फॉर्म में होगा, जब ये हमारा एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है। तो ये उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। और जो नंबर 7 जो आ रही है, रेजिन को अगर गर्म किया जाता है तो वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, और सॉफ्ट होने के बाद अगर उन्हें थोड़ा सा और गर्म करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक फीचर की आ गई नंबर 7। अब एक वर्ड यहाँ पे आ गया है रेजिन्स। अब यहाँ पे स्पेलिंग में अंतर देखना, ये है रेजिन RESINS और ये है RESENES रेजिन्स। रेजिन और रेजिन्स में अंतर क्या होता है? जब हम रेजिन्स के बारे में बात करते हैं तो रेजिन्स आर द केमिकल इनर्ट। Some of the resins contain specific type of the compounds which are chemically inert। उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती, इसलिए इसको बोला जाता है केमिकली इनर्ट सब्सटेंसेस। सम रेजिन के अंदर जो पाए जाते हैं उनको बोला जाता है रेजिन। इसमें ऐसा फोर्टिडा भी आपका एग्जाम्पल आएगा। मैं क्या बोला हूँ, ऐसा फोर्टिडा जो एग्जाम्पल है वो आपके रेजिन्स के अंदर भी आएगा और मेन रेजिन के क्लासिफिकेशन के अंदर भी आएगा कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते होंगे उसके अंदर जो केमिकली इनर्ट होते हैं, उनके होने की वजह से ही उसको किस कैटेगरी के अंदर रख दिया, रेजिन के अंदर। और कुछ एक्टिव कॉन्स्टेंट ऐसे होते हैं जो केमिकली एक्टिव होते हैं, अपनी एक्टिविटी को शो करते हैं, इसलिए ऐसा फोर्टिडा को हम रेजिन्स कैटेगरी के अंदर भी रख सकते हैं। नंबर 9 पॉइंट आ रहा है, लास्ट पॉइंट है, रेजिन्स आर द नॉन नाइट्रोजिनस कंपाउंड। जो नाइट्रोजन कंपाउंड है उसके अंदर प्रेजेंट नहीं पाया जाता, नाइट्रोजन की एब्सेंस पाई जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं अल्कोलॉइड के बारे में, अल्कोलॉइड का जो प्रीवियस लेक्चर था जो यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, उसमें इस पे मेन पॉइंट यही आ रहा था कि जो अल्कोलॉइड की जो बेसिसिटी हो रही थी वो किसकी वजह से हो रही थी, नाइट्रोजिनस कंपाउंड के होने की वजह से हो रही थी, मगर रेजिन के अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड नहीं पाए जाते। तो बच्चों ये तो हो गई हमारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और सम इन्फॉर्मेशन हो गई हमारी डेफिनेशन के बारे में। अब इसके बाद जो बात करते हैं वो होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द रेजिन। तो आप इसको अभी थोड़ा सा नोट डाउन करो, फिर क्लासिफिकेशन देखते हैं। बच्चों अब डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन के बारे में। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन के बारे में बात करते हैं तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 होगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द रेजिन। रेजिन के साथ जो अदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो अदर फंक्शनल ग्रुप जो अटैच है, उसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। नंबर 2 जो क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द केमिकल कांस्टेंट एज वेल एज द केमिकल कैटेगरी विच इज प्रेजेंट और अटैच विद द रेजिन। तो इनको दो भाग में डिवाइड किया गया है, उनको हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन पे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, एमसीक्यू की फॉर्म में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो बात करते हैं सबसे नंबर 1 के बारे में। इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे 3 कैटेगरीज के अंदर, या फिर सब कैटेगरी जो होगी वो 3 भाग में डिवाइड होगी। सबसे पहले तो जो आ रही है हमारी है एसिड रेजिन। नाम अपने आप इंडिकेट कर रहा है, जब रेजिन एक्टिव कांस्टेंट या फिर कंपाउंड के साथ कोई एसिड ग्रुप अगर अटैच होंगे, उस प्रकार के कंपाउंड को, उस प्रकार के रेजिन को हम बोलेंगे एसिड रेजिन। एग्जाम्पल जो आएंगे वो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखेंगे। एक ड्रग आ रहा है, एग्जाम्पल आ रहा है कोलोफोनी। जब हम कोलोफोनी के बारे में बात करते हैं उसके अंदर एक एक्टिव कांस्टेंट प्रेजेंट रहता है जिसका नाम होता है एबिटिक एसिड। इस एबिटिक एसिड के होने की वजह से ही ये जो कोलोफोनी ड्रग है दैट कम्स अंडर द एसिड रेजिन, ये मेजर एक्टिव कांस्टेंट पाया जाता है। दूसरी ड्रग आ रही है हमारी मिर, MYRRH। मिर के अंदर एक एक्टिव कांस्टेंट पाया जाता है कॉमीफोरिक एसिड। इस कॉमीफोरिक एसिड होने की वजह से ये जो मिर ड्रग है ये किसके अंदर आएगी, दैट कम्स अंडर द एसिड रेजिन। नंबर 2 आ रहा है एस्टर रेजिन। व्हेन द रेजिन कंटेनिंग एक्टिव कांस्टेंट्स आर अटैच विद द एस्टर ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो कि एस्टर ग्रुप अगर कंटेन कर रहा है तो वो जो रेजिन कहलाता है वो कहलाता है हमारा एस्टर रेजिन। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल आ रहा है हमारा बेंजोइन। और ये जो बेंजोइन है इसको एक कॉमन नेम से जाना जाता है, मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको बोला जाता है लोबान। लोबान जनरली मंदिर और मस्जिद में जो सुगंध प्रोड्यूस करने के लिए एक मिट्टी का बर्तन होता है, उसके अंदर ये सॉलिड कुछ रखा रहता है, उसको जलाया जाता है। जब वो जलता है तो उसकी जो फ्यूम्स निकलती है बहुत ही एरोमेटिक जो ऑर्डर है उसके द्वारा प्रोड्यूस होती है। इसलिए ये जो बेंजोइन है इसको लोबान के नाम से भी जानते हैं, मंदिर मस्जिद में इसको यूज़ किया जाता है और एरोमेटिक स्टिक्स बनाने में इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर एक्टिव कांस्टेंट प्रेजेंट रहता है कॉनिफराइल बेंजोएट, जिसके होने की वजह से ये हमारा एस्टर रेजिन के अंदर आता है। इसके अंदर एस्टर डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं। और बेंजोइन भी 2 प्रकार की होती है, एक तो सुमात्रा बेंजोइन होती है और एक हमारी होती है सियाम बेंजोइन। ये सुमात्रा और सियाम जो रखे हैं नाम इसके,
ज्योग्राफिकल सोर्स के बेसिस पे इसके नाम रखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है स्टोरेक्स का। स्टोरेक्स के अंदर जो पाए जाते हैं एस्टर ऑफ सिनामाइल सिनामेट के एस्टर प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से स्टोरेक्स ड्रग भी हमारी एस्टर रेजिन के अंदर आ रही है। और इस क्लासिफिकेशन में नंबर 1 क्लासिफिकेशन में नंबर सी जो आ रहा है वो है रेजिन अल्कोहल्स। नाम अपने आप इंडिकेट कर रहा है द अटैचमेंट ऑफ द अल्कोहल एज ए फंक्शनल ग्रुप, कि अगर पाया जा रहा है तो वो जो रेजिन कंटेनिंग ड्रग होगी जिसके अंदर ये पाया जा रहा है वो रेजिन अल्कोहल कैटेगरी के अंदर पाई जाएगी। यहाँ पे एक एग्जांपल आ रहा है ड्रग का पेरू बाल्सम, या फिर इसको बाल्सम ऑफ पेरू के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो पाया जाता है उसका नाम है पेरू रेजिनोटेनॉल। OL ओल का मतलब क्या होता है अल्कोहल, तो इसका मतलब क्या है इसके अंदर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा। तो ये एक तो हो गया क्लासिफिकेशन, 3 कैटेगरी, एसिड रेजिन, एस्टर रेजिन, रेजिन अल्कोहल, और इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने जरूरी हैं। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अटैच केमिकल कैटेगरीज और केमिकल कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं। पहला जो आ रहा है ओलियो गम रेजिन। जहाँ पर भी वर्ड ओलियो आ जाएगा उसका मतलब होता है वोलेटाइल ऑयल। जहाँ पर भी नाम ओलियो आ जाएगा इसका मतलब क्या आएगा वोलेटाइल ऑयल। तो ये ओलियो गम रेजिन कंटेनिंग ड्रग के अंदर 101% वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, उसके साथ गम भी प्रेजेंट रहेंगे, और रेजिन तो हमारी कैटेगरी है ही। तो अगर रेजिन कैटेगरी के साथ गम कैटेगरी भी प्रेजेंट है या और उसके साथ वोलेटाइल ऑयल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो वो कंबाइंडली उसको क्या बोला जाता है ओलियो गम रेजिन कंटेनिंग ड्रग। एग्जाम्पल जो आ रहे हैं यहाँ पे देखिए, एक एग्जाम्पल आ गया हमारा एजाफोइटिडा, जिसको हम हींग के नाम से जानते हैं। बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत बढ़िया कार्मिनेटिव इफेक्ट एक्सपेल आउट द गैसेस फ्रॉम द स्टमक वो इसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होती है। दूसरी जो ड्रग आ रही है हमारी मिड ड्रग आ रही है, और तीसरी जो ड्रग आ रही है हमारी गूगल ड्रग आ रही है। हाइपोलिपिडेमिक एजेंट है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। तो ये 3 ड्रग के एग्जाम्पल हैं। और बच्चों इस पर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है MCQ की फॉर्म में, द एग्जाम्पल ऑफ द ड्रग विच नॉट कम्स अंडर द ओलियो गम रेजिन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। द एग्जाम्पल ऑफ द ड्रग विच नॉट कम्स अंडर द ओलियो गम रेजिन, विच नॉट कम्स अंडर द ओलियो गम रेजिन। तो 3 ऑप्शन तो आपके सामने आ गए। ये ए हो गया हमारा एजाफोरिडा, बी हो गया हमारा मेर, और सी हो गया हमारा गूगल। अगर इसके साथ मैं यहाँ पे कोलोफोनी और लिख देता हूँ, सपोज कीजिए ड्रग का नाम कोलोफोनी लिख दिया, या फिर कोई भी ड्रग लिख दो, वसाका लिख दो, विनका लिख दो, अलोए लिख दो, वट एवर द ड्रग का जो नाम है लिख दिया जाएगा, तो वो 4th ऑप्शन ही ठीक होगा। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया वसाका, एक ड्रग है जो कि अल्कलॉइडल ड्रग है। तो यहाँ पे हमें क्या करा, ओलियो गम रेजिन कैटेगरी के अंदर नहीं होनी चाहिए। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, द एग्जाम्पल ऑफ द ड्रग विच नॉट कम्स अंडर द ओलियो गम रेजिन। तो ओलियो गम रेजिन कैटेगरी के अंदर कौन सी ड्रग नहीं आ रही है, वसाका नहीं आ रही है, और कौन कौन सी ड्रग आ रही है, एजाफोरिडा भी है, मिर भी है, और गूगल भी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्पेसिफिकली। अगर दूसरा तरीका से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द एग्जाम्पल ऑफ द ओलियो गम रेजिन, तो 4 ड्रग के एग्जाम्पल होंगे, और 4 ड्रग में यहाँ पे इनमें या तो एजाफोरिडा होगी तो वो सही आंसर होगा, मिर होगी तो सही आंसर होगा, गूगल होगी तो सही आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं बाल्सम्स के बारे में। ये जो बाल्सम जो नाम लिखा गया है, बाल्सम रेजिन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बाल्सम है इसका मीनिंग है, टर्मिनोलॉजी है। बाल्सम का मतलब क्या हुआ, व्हेन द रेजिन कंटेन 2 टाइप ऑफ द एक्टिव कांस्टेंट, या तो दोनों % रहेंगे या फिर 1% रहे। वो कौन कौन से होंगे, बेंजोइक एसिड एंड और ऑब्लिक करके और लिखा है सिनामिक एसिड। अगर ड्रग के अंदर बेंजोइक एसिड भी प्रेजेंट है और सिनामिक एसिड भी प्रेजेंट है, या फिर इन दोनों में से 1% है, या तो बेंजोइक एसिड होगा सिनामिक एसिड नहीं होगा, सिनामिक एसिड होगा तो बेंजोइक एसिड नहीं होगा। अगर इस प्रकार की रेजिन कंटेनिंग ड्रग है उसको हम बाल्सम या फिर बाल्समिक रेजिन के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक तो आ रहा है हमारा टोलू बाल्सम, जिसको हम बाल्सम ऑफ टोलू के नाम से भी जानते हैं, पेरू बाल्सम, बाल्सम ऑफ पेरू के नाम से भी जाना जाता है, और एक ड्रग आ रही है हमारी स्टोरेक्स। सी आ रहा है ग्लाइको रेजिन। ये नाम अपने आप इंडिकेट कर रहा है व्हेन द रेजिन आर अटैच विद द शुगर पार्ट। ग्लाइको जो वर्ड है वो हमारे शुगर से लिया गया है, क्लियर। तो रेजिन जब कंबाइंड विद द शुगर दे आर कंबाइंडली टर्म एज ए ग्लाइको रेजिन। एग्जाम्पल आ रहे हैं हमारे जलाब। जलाब जो है वेरी पावरफुल कैथार्टिक एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और पोडोफाइलम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसमें 2 वैरायटी पाई जाती है, तो इंडियन पोडोफाइलम होता है और एक हमारा अमेरिकन पोडोफाइलम होता है। इंडियन पोडोफाइलम का जो बोटानिकल नेम होता है वो होता है पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम या फिर पोडोफाइलम इमोडी, ये 2 वैरायटी हैं। और जो अमेरिकन जो पोडोफाइलम होता है उसका नाम है पोडोफाइलम पैल्टेटम। और इसकी फैमिली पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ब्रैकेट में लिख देता हूँ बरबेरी डेसी।
जब आप 5th सेमेस्टर में आएंगे तो वहाँ पे आप ये पढ़ेंगे। तो फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ बी फार्मेसी। तो पोडोफाइलम की जो फैमिली है बर्बेरिडेसी, इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इसकी आपको याद रखने की अभी तो दिमाग में रखिएगा। पोडोफाइलम के यूज़ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पोडोफाइलम इज़ ए वेरी एक्सीलेंट एंटी कैंसर ड्रग। एंटी कैंसर ड्रग क्यों है? क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है पोडोफाइलिन, जिसको पोडोफाइलोटॉक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव भी इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, जिसका नाम होता है इटोपोसाइड। ये एक्स्ट्रा है, बता रहा हूँ आपको, इटोपोसाइड। ये जो इटोपोसाइड है सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है, और ये इटोपोसाइड जो होता है स्पेसिफिकली टेस्टिकुलर और लंग्स कैंसर में यूज़ होने वाला एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट जो कैटेगरी आ रही है वो है ओलियो रेजिन। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, जहाँ पर भी नाम ओलियो आएगा इसका मतलब क्या है? वोलेटाइल ऑयल है। ओलियो रेजिन, कई बार आपने बुक में पढ़ा होगा कि प्रिपेयर्ड ओलियो रेजिन। प्रिपेयर्ड ओलियो रेजिन का मतलब क्या है? ड्रग को ओलियो रेजिन की तरह बनाया जाता है। पहले ड्रग के एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। कैप्सिकम एंड कनाडा बाल्सम। कैप्सिकम जिसको मिर्च बोला जाता है, और कनाडा बाल्सम, ये हमारी जो ड्रग है, इनको हम ओलियो रेजिन कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ओलियो रेजिन में भी प्रिपेयर्ड ओलियो रेजिन। प्रिपेयर्ड ओलियो रेजिन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि मेथड के द्वारा इनको प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कि स्पेसिफिक टाइप के जो सॉल्वेंट है, जैसे कि कैप्सिकम का पाउडर ले लिया, उसको ट्रीट किया हॉट अल्कोहल के साथ या फिर हॉट वाटर के साथ, उसको ट्रीट करते हैं। परकोलेशन मेथड, परकोलेशन एक एक्सट्रैक्शन मेथड है। फिर जो फिल्ट्रेट आता है, फिल्ट्रेट में से जो सॉल्वेंट है उसको इवेपोरेट कर देते हैं। जो हमारा जो एक्सट्रैक्ट आता है उसको फिर से वॉश किया जाता है अल्कोहल से या फिर वाटर के साथ, और जो एक्सट्रैक्ट, जो रेसिड्यू जो बनता है, उसको ओलियो रेजिन बोला जाता है। तो ये हमारा ओलियो रेजिन है, उसके अंदर वोलेटाइल ओली प्रेजेंट रहेगा। एग्जाम्पल कैप्सिकम हो गए, कनाडा बाल्सम हो गए, टर्मरिक भी इसी कैटेगरी के अंदर आ सकता है। लास्ट कैटेगरी जो है वो है हमारी रेजिन्स। इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। इसमें हमने मेन पहला पॉइंट तो पढ़ ही लिया था, दे आर द केमिकली इनर्ट, मगर 2 पॉइंट और इसमें यहाँ पे मेंशन है। रेजिन्स आर द नॉट हाइड्रोलाइज्ड, नंबर 2 पॉइंट, और नंबर 3 जो आ रहा है, रेजिन्स आर नॉट फॉर्म्ड एनी साल्ट। ये भी आपको दिमाग में रखना है। एग्जाम्पल जो आ रहे हैं, 2 एग्जाम्पल आ रहे हैं, एज़ाफोटिडा का और कोलोफोनी का। कुछ एक्टिव कॉन्स्टेंट ऐसे होते हैं जो कि केमिकली इनर्ट कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हमारा जो क्लासिफिकेशन है हमारा रेजिन का, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ अ केमिकल टेस्ट। बच्चों अब बात करते हैं केमिकल टेस्ट ऑफ द रेजिन की। जब हम केमिकल टेस्ट ऑफ रेजिन के बारे में बात करते हैं तो जनरली कोई केमिकल टेस्ट को अगर देखा जाए 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जनरल केमिकल टेस्ट होगा और एक स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट होगा। तो अगर जनरल केमिकल टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही कम रेजिन से रिलेटेड पाए जाते हैं, मगर उनके साथ जो ड्रग हैं उन ड्रग के अंदर कुछ स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट पाए जाते हैं, जिनका यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात तो नंबर 1 केमिकल टेस्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ एप्लीकेबल टू मोस्ट ऑफ द रेजिन। मोस्ट ऑफ द रेजिन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये केमिकल टेस्ट अप्लाई किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द रेजिन को अगर बॉइल्ड किया जाता है एल्कली के साथ, द प्रॉपर्टी ऑफ द रेजिन व्हेन इट रिएक्ट और ट्रीट विद द एल्कली दे फॉर्म द सोप। सोप की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, केमिकल टेस्ट हो गया, जिसके बेसिस पे रेजिन का पता लगाया जा सकता है कि अगर ड्रग सैंपल हमें दे दिया जाए तो ये पता लगाना आसान हो जाएगा। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है तो वो जो ड्रग है कि वो रेजिन कैटेगरी से बिलोंग करती है। अब हम यहाँ पे जो आगे के जितने भी एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे वो स्पेसिफिक ड्रग हैं जो कि हमारी रेजिन कैटेगरी के अंदर आती हैं, रेजिन कंटेनिंग ड्रग है, और उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट पाए जाते हैं जो कि रेजिन की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने काम में आएंगे। उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक केमिकल कॉन्स्टेंट होते हैं जो कि ये केमिकल टेस्ट पॉजिटिव देंगे तो उनका भी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो ड्रग है हमारी वो है कोलोफोनी। कोलोफोनी के अंदर अगर हमें अल्कोहलिक सोल्यूशन लिया जाता है तो ये अल्कोहलिक सोल्यूशन जो होगा वो किस ड्रग के साथ प्रिपेयर किया जाएगा? कोलोफोनी ड्रग के साथ। कोलोफोनी का पाउडर लेंगे, उसके अंदर अल्कोहल सॉल्वेंट डालेंगे, दोनों को अच्छी तरीके से शेक कर देंगे, तो जो सॉल्यूशन जो मिलेगा उसे अल्कोहलिक सॉल्यूशन बोला जाता है। उस अल्कोहलिक सॉल्यूशन को अगर हम लिटमस पेपर टेस्ट पे करते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन आती है? जो हमारा ब्लू लिटमस है वो टर्न्स हो जाता है किसमें? रेड में। तो इसका मतलब क्या है कि वो एसिड रिएक्शंस को प्रोड्यूस कर रहा है, और होने का कारण जो है वो डाइटर्पिनिक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से केमिकल टेस्ट ही पॉजिटिव पाया जाएगा। नंबर 3 जो ड्रग आ रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसका नाम है एज़ाफोटिडा। और मैं आपको बता दूं, एज़ाफोटिडा के ऊपर केमिकल टेस्ट से रिलेटेड ही कई प्रकार के क्वेश्चन इस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, चाहे वो जीपैट हो या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपके मेन एग्जामिनेशन हो। तो जब हम एज़ाफोटिडा के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली किस पे आता हूँ? केमिकल टेस्ट पे।
एज अ फोरिडा का पाउडर लिया जाएगा, अगर उसको नाइट्रिक एसिड 50% के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो जो कलर प्रोड्यूस करेगा ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा। और बच्चों इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसके कलर पे पूछा गया था, अगर एज अ फोरिडा पाउडर को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा, उसका उत्तर होगा हमारा ग्रीन कलर प्रोड्यूस होगा। बी जो टेस्ट आ रहा है वो एसा फोरिडा से रिलेटेड है। अगर एसा फोरिडा के पाउडर को लेते हैं और उसको ट्राइचुरेट किया जाता है किसके साथ, वाटर के साथ, तो किस प्रकार का इमल्शन प्रोड्यूस होगा, येलोइश ऑरेंज कलर का इमल्शन प्रोड्यूस होता है। और इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा गया था। येलोइश ऑरेंज कलर इमल्शन किस ड्रग के द्वारा प्रोड्यूस होता है अगर उसको ट्राइचुरेट किया जाता है वाटर के साथ, तो आंसर होगा हमारा एसा फोरिडा ड्रग। अब एक सी टेस्ट है जो कि हमारे एसा फोरिडा से रिलेटेड है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है एम्बेलिफिरॉन टेस्ट। पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारा ये एम्बेलिफिरॉन होता क्या है। एम्बेलिफिरॉन जो है एक एक्टिव कांस्टेंट है जो कि एसा फोरिडा ड्रग के अंदर पाया जाता है। पहली बात तो ये बता दूं, एक ड्रग का नाम मैं और आपको बता रहा हूँ, गालबेनम। गालबेनम भी रेजिन कैटेगरी के अंतर्गत ही आती है और इस गालबेनम के अंदर एक्टिव कांस्टेंट पाया जाता है, उसका नाम भी एम्बेलिफिरॉन है। इसका मतलब एक एम्बेलिफिरॉन कॉमन एक्टिव कांस्टेंट पाया जा रहा है जो कि दो ड्रग के अंदर पाया जाता है। एक तो एम्बेलिफिरॉन जो है वो हमारा एसा फोरिडा के अंदर प्रेजेंट रहेगा, एक एम्बेलिफिरॉन जो है वो हमारा गालबेनम ड्रग के अंदर प्रेजेंट रहेगा। मगर इसकी जो प्रेजेंस है दोनों ड्रग के अंदर वो थोड़ी डिफरेंट फॉर्म में पाई जाती है। जैसे कि हमारा जो एम्बेलिफिरॉन एसा फोरिडा ड्रग के अंदर पाया जाता है वो फ्री फॉर्म में नहीं होता, हमेशा याद रखना, एम्बेलिफिरॉन एसा फोरिडा के अंदर फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहेगा। फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाएगा इसका मतलब क्या है, वो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। इट इज़ प्रेजेंट इन कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, वो किसी और एक्टिव कांस्टेंट के साथ अटैच फॉर्म में पाया जाएगा, फ्री फॉर्म में कभी भी पाया नहीं जाएगा। तो इट इज़ प्रेजेंट इन ए कंबाइंड फॉर्म, या दूसरे शब्दों में कहें एम्बेलिफिरॉन नॉट प्रेजेंट इन ए फ्री फॉर्म। अब आते हैं गालबेनम के ऊपर, इट इज़ प्रेजेंट इन फ्री एम्बेलिफिरॉन फॉर्म। गालबेनम ड्रग के अंदर जो हमारा जो एम्बेलिफिरॉन जो एक्टिव कांस्टेंट है वो फ्री फॉर्म में पाया जाता है, किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं पाया जाता। अब बात करते हैं टेस्ट के ऊपर, किस तरीके से एम्बेलिफिरॉन का टेस्ट पॉजिटिव पाया जा सकता है, किस तरीके से करेंगे। हम अपनी ड्रग लेंगे, सपोज़ कीजिए यहाँ पे हम जो ड्रग ले रहे हैं वो कौन सी ले रहे हैं, एसा फोरिडा को लेंगे, उसको ट्राइचुरेट करेंगे किसके साथ, सैंड के साथ और वाटर के साथ। सैंड ले लिया और सैंड के साथ और HCl के साथ, कंसनट्रेटेड HCl की कुछ ड्रॉप्स लेंगे, सैंड लेंगे, अपनी एसा फोरिडा ड्रग को लेंगे और उसको ट्राइचुरेट कर देंगे। जब ट्राइचुरेट हो जाएगा, ट्राइचुरेट करने के बाद उसे फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, फिल्ट्रेट मिलेगा। जितना फिल्ट्रेट का वॉल्यूम आया है उतना ही इक्वल वॉल्यूम ऑफ अमोनिया उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। जब उसको ऑब्जर्व किया जाता है तो ब्लू कलर की फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होती है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन से कलर की फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होगी अगर जो एसा फोरिडा पे एम्बेलिफिरॉन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, तो उसका उत्तर होगा ब्लू फ्लोरोसेंस। ये फ्लोरोसेंस का मतलब क्या है, फ्लोरोसेंस का मतलब है जब यूवी लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो अपना कलर ये प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि अगर नॉर्मल लाइट के अंदर देखेंगे तो हमें ब्लू कलर दिखाई नहीं देगा, जब तक इसको यूवी चैम्बर के अंदर नहीं रखेंगे टेस्ट ट्यूब को जिसमें हमारा सैंपल है, और उसको जब यूवी लाइट ऑन की जाती है तो वो ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है। नॉर्मल लाइट में वो ट्रांसपेरेंट होगा या फिर कलरलेस हो, कोई स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये जो ब्लू कलर फ्लोरोसेंस जो प्रोड्यूस हो रही है इंडिकेट कर रही है किसकी वजह से हो रहा है, ये एम्बेलिफिरॉन की वजह से। अब कैसे पता लगाएंगे कि जो हमारे को जो ड्रग दी गई है वो एसा फोरिडा है या फिर गालबेनम है, इस पर भी वही टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अब ध्यान से सुनना, अंतर डिफरेंस कहाँ पे आएगा। गालबेनम के ऊपर भी यही पूरा का पूरा केमिकल टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा, मगर उसमें HCl नहीं डाला जाएगा, HCl नहीं डाला जाएगा। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जो हमारा जो एसा फोरिडा के अंदर जो एम्बेलिफिरॉन पाया जा रहा था वो कंबाइंड फॉर्म में पाया जा रहा था, तो उसको तोड़ना जरूरी है, उसको रिमूव करना जरूरी है, उसको सेपरेट करना जरूरी है, इसलिए HCl डाला गया एसा फोरिडा के अंदर। तो वो जो सेपरेट हुआ, सेपरेट होने के बाद ही अमोनिया से रिएक्ट करने के बाद वो ब्लू कलर की फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेगा। मगर जब हम बात करते हैं किसके अंतर्गत, गालबेनम ड्रग के अंतर्गत, गालबेनम ड्रग में तो वो ऑलरेडी फ्री फॉर्म में अवेलेबल है, किसी के साथ जुड़ा हुआ है ही नहीं, तो उसको तोड़ने की या फिर अलग करने की जरूरत ही नहीं है। फॉर दैट रीज़न गालबेनम के अंदर HCl डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, बाकी का प्रोसीजर पार्ट सेम रहता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस आता है दो ड्रग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, गालबेनम को और एसा फोरिडा को। दोनों में ही हमारे एम्बेलिफिरॉन एक्टिव कांस्टेंट प्रेजेंट रहता है, मगर एसा फोरिडा के अंदर
एम्बेलिफिरोन फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहता, गाल्वेनम में वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। जो कलर जो प्रोड्यूस होगा वो ब्लू कलर की फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी, इसे याद रखिएगा। ये जो केमिकल टेस्ट जो एसाफोरिडा का पॉजिटिव क्यों आ रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एम्बेलिफिरोन की वजह से केमिकल टेस्ट पॉजिटिव आता है। अब लास्ट ड्रग के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है हमारा बेंजोइन। बेंजोइन जो है इसको मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, इसको दो इसकी वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सुमात्रा बेंजोइन और एक हमारी होती है सियाम बेंजोइन। सुमात्रा बेंजोइन और सियाम बेंजोइन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए केमिकल टेस्ट है, करेंगे किस तरीके से, बेंजोइन लिया जाएगा, उसके अंदर ईथर सॉल्वेंट डालेंगे, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। अगर डीप ब्राउन कलर प्रोड्यूस होता है तो वो होगी हमारी सुमात्रा बेंजोइन, और अगर डीप पर्पलिश रेड कलर प्रोड्यूस होता है तो वो होती है हमारी सियाम बेंजोइन। अब जैसे कि मैंने बताया था, एक वर्ड हमने यूज़ करा था बाल्सम। बाल्सम का मतलब क्या था, फ्री बेंजोइक एसिड और फ्री सिनामिक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, या फिर बेंजोइक एसिड और सिनामिक एसिड अगर प्रेजेंट रहेंगे तो वो बाल्सम्स कहलाता है। तो बेंजोइन ड्रग भी हमारी बाल्सम्स के अंदर आती है। मगर सुमात्रा बेंजोइन और सियाम बेंजोइन में एक डिफरेंस है। सुमात्रा बेंजोइन में जो होता है वो हमारा बेंजोइक एसिड भी प्रेजेंट रहेगा, प्लस सिनामिक एसिड भी प्रेजेंट रहेगा, दोनों प्रेजेंट रहते हैं। मगर जब हम बात करते हैं अपनी सियाम बेंजोइन के अंदर, इसमें जो सिनामिक एसिड है वो या तो बहुत कम या फिर नहीं पाया जाता, ये मेजर डिफरेंस पाया जाएगा। तो इसके बेसिस पे एक केमिकल टेस्ट है जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो होता क्या है इसके अंदर, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं आपको क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है कि जब जो सुमात्रा बेंजोइन ली जाती है, सुमात्रा बेंजोइन ड्रग लेते हैं और उसको पाउडर किया जाता है, उसको फिर पोटेशियम परमैंगनेट के साथ उसको ट्रीट करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जब ट्रीट करते हैं तो उसमें जो बिटर आलमंड लाइक या फिर बेंजल्डिहाइड की ऑर्डर आती है, तो बेंजल्डिहाइड की अगर ऑर्डर आ रही है तो वो हमारा सुमात्रा बेंजोइन होगा। सियाम बेंजोइन में बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन नहीं होती या फिर उसकी ऑर्डर प्रोड्यूस नहीं होता जब पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट किया जाता है। तो ये डिफरेंस आ गया एक सुमात्रा बेंजोइन और सियाम बेंजोइन किस तरीके से एक केमिकल टेस्ट के द्वारा डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो बच्चों ये कुछ जानकारी थी हमारे रेजिन कंटेनिंग ड्रग के केमिकल टेस्ट के बारे में, और इसको से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज़ हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।